So let us start with metal treatment once again. Welcome back. During melting, all alloys are exposed to atmosphere. Hence, alloying elements undergo oxidation as well as some gases dissolve in the liquid metal. As we have studied, copper is susceptible to oxygen pickup, aluminum to hydrogen, and zinc also picks up some amount of hydrogen, but it oxidizes very readily and in a very large amount. All these gases and oxides are unwanted elements in process which can cause serious casting defects. The process of cleaning and purifying the liquid metal is termed as metal treatment. जैसे ही हम रसोई में सब्जियां धो के लेते हैं, उस पर का कीचड़ मैल हटाते हैं, चावल चुन के लेते हैं, दाल चुन के लेते हैं, उसमें से कंकर हटाते हैं, उसी तरह से हमको लिक्विड मेटल की सफाई करनी चाहिए उसको कास्टिंग बनने से पहले। और ये सफाई की जो प्रक्रिया है, लिक्विड मेटल की जो सफाई और उसके आगे तड़का लगाने की जो प्रक्रिया है, उसको मेटल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ब्रॉन्ज कैटेगरी के जो भी एलॉयज है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर लगता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन, डीगैसिंग और ग्रेन रिफाइनमेंट, ये 4 ढंग से मेटल ट्रीटमेंट होती है। अब ब्रासेस के लिए जिंक खुद ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है, इसलिए अलग से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिंक का सैक्रिफिशियल बर्निंग होता है, सैक्रिफिशियल ऑक्सीडेशन होता है जो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर देता है, और इसी वजह से बाकी का जो ब्रास है वो बचा हुआ रहता है। पर यह ऑक्सीडेशन भी कम हो और किसी भी हालत में अपना लिक्विड मेटल का कांटेक्ट एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से ना आए, इसलिए फ्लक्स कवरिंग यूज करना बहुत बहुत लाभदायक होता है। न्यूट्रल फ्लक्सेस containing borax, boric acid and glass, they deliver a mold neutral cover that is called as wet slag of metal. ये जो वेट स्लैग है, लिक्विड अवस्था में ये जो बोरिक एसिड, बोरैक्स और ग्लास का कॉम्बिनेशन है, ये एक मध जैसा या चाशनी जैसा एक गाढ़ा लिक्विड बनता है जो अपने लिक्विड मेटल के ऊपर तैरता रहता है। हवा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई भी वायु इस फ्लक्स कवर के आर पार जा नहीं सकता। इस कारण अपना जिंक फ्लेयरिंग से बचता है, ऑक्सीडेशन से बचता है, और ऑक्साइड बनते ही नहीं है। अगर ऑक्साइड बने ही नहीं तो उनको निकालने की नौबत नहीं आएगी और वो कास्टिंग के अंदर आके कास्टिंग डिफेक्ट नहीं आएगा। इसके साथ साथ अगर एक्सोथर्मिक फ्लक्सेस लाइक कैल्शियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड हम इस्तेमाल करते हैं, तो ऑक्साइड और मेटल इन दोनों का वो नाता तोड़ते हैं। जो भी बचे खुचे थोड़े से हल्के फुल्के ऑक्साइड्स है, उनको मेटल से तुरंत अलग करना, ये काम ये कैल्शियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड करते हैं। इन फ्लक्सेस का अगर समय पर और उचित मात्रा में उपयोग किया जाए तो हमारा ब्रास क्लीन और क्लियर रहेगा और उसी क्लीन और क्लियर अवस्था में ढाला जाएगा। मेटल ट्रीटमेंट के अवस्थाएं क्या है? स्टेप्स इन मेटल ट्रीटमेंट। फर्स्ट वन इज फ्लक्सिंग एंड क्लीनिंग द metal. Second is oxidation. Third is degassing. Fourth is deoxidation. Fifth is grain refinement. And sixth, which is an optional treatment, which is filtration. Let us go step by step. Fluxing and clean melting.
Primary function of flux is to create a barrier between liquid metal and atmosphere. एक परत बनाना मेटल के, धातु के और हवा के बीच में, क्योंकि ऑक्सीडेशन होना है या गैस का घुल मिल जाना है, ये दोनों चीजें आएंगी कहाँ से? तो हवा से आएंगी। जो हवा लिक्विड मेटल के आजू बाजू में है, वहां से दोनों चीजें आएंगी। तो हमारे पास लिक्विड फ्लक्स है या लिक्विड स्लैग है उस फ्लक्स का, तो ये कवर एटमॉस्फेयर का और लिक्विड मेटल का संपर्क तोड़ देगा, एक बैरियर बन जाएगा दोनों के बीच में। दूसरा फंक्शन क्या है फ्लक्स का? तो अनवांटेड एलिमेंट जो ऑक्साइड्स है या इंक्लूजन्स है, जिनकी डेंसिटी लिक्विड मेटल की तुलना में कई गुना हल्की है, ऐसी हर एक चीज जो लिक्विड मेटल के ऊपर तैरती हो या किसी कारण लिक्विड मेटल के अंदर थोड़ी सी घुल मिल गई हो, तो ऐसी हर एक चीज को ये फ्लक्स लिक्विड मेटल से दूर करता है। अब हम दिखाते हैं आपको लिक्विड स्लैग किसे कहते हैं। जो फ्लक्स की परत बननी चाहिए लिक्विड के ऊपर, अपने कास्टिंग लिक्विड मेटल के ऊपर, वो किस हद तक तरल होनी चाहिए, ये इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं ये कांच जैसा एक पदार्थ है जो रिंग के ऊपर आके, ग्रास के ऊपर आके मेल्ट हुआ है, जो हम इधर उधर हिला सकते हैं, और इस पट्टी को वो चिपक के बाहर जब आता है तो उसकी हवा में वो गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, इसको चिपक के बाहर आ गया फ्लक्स, वो कांच जैसा सॉलिड भी बन गया। पर ऐसे लिक्विड स्लैग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये आपके मेटल का हवा से कांटेक्ट तोड़ता है, आपका ऑक्सीजन बहुत बढ़ती है। अब ये देखिए कि अगर आपके माल में बहुत ज्यादा मात्रा में मैल है या कीचड़ है या खराबी है, ऑक्साइड है, सैंड है, जो भी हो, डर्ट एंड डस्ट, तो फ्लक्स मैन्युफैक्चर में दिया है प्रमाण कि 1 to 1.5% अब हमको फ्लक्स इस्तेमाल करना चाहिए, तो उतना ही फ्लक्स इस्तेमाल करके अब स्लैग के कैसे लम्प्स बनते हैं, कैसे ढिकले बनते हैं, वो आप देखेंगे अगर आपके माल में कचरा ज्यादा हो या फिर फ्लक्स की मात्रा बहुत कम हो गई हो। तो ऐसे अवस्था में आगे वीडियो में देखेंगे वैसा स्लैग बनता है, जो बहुत गंभीर अवस्था है फाउंड्री के लिए, क्योंकि उस स्लैग में, उस ऑक्साइड, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में अपना मेटल लॉस जाता है। ये देखिए, ये जो ऑक्साइड का लंप निकला बाहर, उसमें मेटल ही मेटल था। तो हमें क्या चाहिए? हमको लिक्विड स्लैग लेयर बनाना चाहिए, और वो ढलाई से पहले निकाल के साफ करना चाहिए। मेटल ट्रीटमेंट की दूसरी अवस्था यह है डीगैसिंग। Dissolved gases can effectively be removed by purging inert gas into the liquid metal. Nitrogen and argon are most preferred gases to flush out hydrogen and oxygen. However, in some alloys, nitrogen is also soluble and it may cause pinholes. अभी ब्रास में सोल्यूबल नहीं है, पर अगर हम प्योर कॉपर की बात करेंगे, या जिसको हम हाई कंडक्टिविटी कॉपर कहते हैं, HCC कास्टिंग, तो उसमें नाइट्रोजन भी घुलता है और उससे पिनहोल आते हैं। तो या तो आर्गॉन का इस्तेमाल करो जो महंगी गैस है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करो। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम बाजार से खरीदते हैं सिलेंडर में, तो उसमें बहुत सारी मात्रा में मॉइस्चर होता है जो हमारे मेटल के लिए घातक है, तो वो डीगैसिंग करने के बजाय और नया गैस छोड़ेगा अंदर। तो इसलिए
या टिकिया दबाते हैं जिसको हम कहते हैं लो गैस टैबलेट। तो ये लो गैस टैबलेट असल में चीज़ क्या है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब हमारा चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट जब हम बहुत गर्म लिक्विड में डुबोते हैं तो उसका विघटन होता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आता है। ये गैस आपके हाइड्रोजन को फ्लश करके निकाल बाहर करेगा। इंटरमेटालिक कंपाउंड्स, ये अब स्कैवेजिंग इफेक्ट पे आ गए हम। ये टाइटेनियम और लिथियम के इंटरमेटालिक कंपाउंड्स है, निकेल और टाइटेनियम के इंटरमेटालिक कंपाउंड्स है, कैल्शियम मैंगनीज सिलिकॉन के इंटरमेटालिक कंपाउंड्स है। इनका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पे साफ तरीके से ये हल्ला बोलते हैं और खुद को नाइट्राइड्स और हाइड्राइड्स में कन्वर्ट करते हैं। टाइटेनियम नाइट्राइड बनेगा, लिथियम हाइड्राइड बनेगा और वो एक सॉल्ट या एक अलग किस्म के ऑक्साइड या हाइड्राइड के रूप में तैरते हुए बाहर आएंगे। तो डीगैसिंग हम ये 3 तरीके से कर सकते हैं। पहले अपने धातु में कौन सा गैस घुलता ना हो, ऐसा इनर्ट गैस ढूंढ के, नाइट्रोजन हो, आर्गन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऐसा गैस आपको लिक्विड मेटल में पर्ज करना है, उसके बुलबुले लिक्विड मेटल में से पास करने हैं ताकि उसको पकड़ के ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कोई भी अन्य वायु हो घुला हुआ, वो निकल जाए। दूसरा तरीका ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट की टिकड़ी लो गैस टैबलेट दबाओ, जो खुद कार्बन डाइऑक्साइड का गैस तैयार करेगा और उसके साथ साथ आपका पूरा घुला हुआ गैस निकल जाएगा। और तीसरा तरीका है जो हम ट्यूब इस्तेमाल करते हैं ना, ग्रेन रिफाइनमेंट की या क्यूप्रिट या क्यूप्रेक्स नाम की ट्यूब जो आती है, उसमें डीगैसिंग के भी ये केमिकल्स रहते हैं और ग्रेन रिफाइनमेंट के भी केमिकल्स रहते हैं, दोनों प्रक्रिया साथ साथ होती है। ये टाइटेनियम लिथियम इंटरमेटालिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज्वलनशील होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए वो ट्यूब के अंदर वैक्यूम पैक करना पड़ता है। ये केमिकल प्रक्रिया करके गैस इसमें लो गैस की टैबलेट, कैल्शियम कार्बोनेट की टैबलेट फर्नेस के बाजू में जमीन पर रखी हुई है। ऑपरेटर एक लोहे के डंडे को टंगा हुआ ग्राफाइट का रॉड लेके आएगा, तो फर्नेस में थोड़ा गर्म करेगा, क्रूसिबल में डुबोएगा, जिसको लिक्विड स्लैग चिपकेगा। उस लिक्विड स्लैग को गम जैसा इस्तेमाल करके, गोंद जैसा इस्तेमाल करके उस ग्राफाइट रॉड को वो लो गैस टैबलेट चिपकाएगा और फिर वो नीचे तक दबाएगा। देखते हैं ये वीडियो। ये रॉड निकाला उसने गर्म किया हुआ, अब ये डुबोएगा, फ्लक्स उसको चिपक गया लिक्विड फ्लक्स। देखो वो टिकड़ी उसको उसने चिपका दी, थोड़ा ठंडा हुआ वो फ्लक्स गाढ़ा हो गया, वो टिकड़ी चिपक गई, उसको उठाया और अब उस बल्ब में दबाया। ये बहुत आसान तरीका है गैसिंग का और बहुत इफेक्टिव भी है। ये जो फर्नेस देख रहे हैं ये आप, ये ऑयल फायर्ड पिट फर्नेस है और मैं कई बार इस फाउंड्री में जा चुका हूँ। इनका एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत अच्छा है। 1 kg फर्नेस ऑयल में ये लगभग 8.5 किलो ब्रास निकालते हैं। इसके आगे की प्रक्रिया है डीऑक्सीडाइजिंग। ऑक्साइड्स तो फ्लोट होते हैं, जिसमें ब्रॉन्जेस में हम डीऑक्सीडेशन करते हैं फॉस्फोरस से। और ब्रास के लिए क्या,
Just give me a minute. I'm changing my place because this charging point is not working. I'm online. I'm not disconnecting myself, but I'm just shifting from one room to other room. In case of brasses, zinc itself acts as oxygen catcher and it sacrifices itself and it prevents remaining metal from dissolving oxygen. However, this reaction is continuous and it may lead to zinc loss up to 20%. Neutral glassy cover along with reducing agents like charcoal or graphite help in minimizing zinc loss. And along with aluminium, boron, beryllium and lithium also effectively deoxidize the metal. Now this is a deoxidation video wherein during pouring also, in case of bronzes, we add small particles or small nuggets of phosphorus copper. In case of brasses, we add small cut pieces of aluminum wire or aluminum sheet. Sorry, this is a different video. The flaring which you are seeing in the ladle, the deoxidizing chemicals are already pre-placed and the crucible is getting emptied on the ladle. The flare which we saw was of the sacrification of lithium and aluminium. So the deoxidation tube as well as aluminum was placed within the ladle and metal is poured on it. Now we go to the next part of metal treatment, which is grain refinement. In case of other copper alloys, lithium and bismuth are main nutrients, boron and zirconium for bronzes and gunmetals, and aluminum and zinc itself are for brasses, which are high zinc alloys. Now we go for grain refinement video. Now this video which I was talking is that someone is putting small particles of aluminum into molten brass, which does both the things simultaneously in case of brasses. Aluminum oxidizes the metal as well as it refines the grain size. So for brass, aluminum is a two-in-one commodity which leads to grain refinement as well as deoxidation. Filtration. Filtration is the last process in the metal treatment. जैसे हम चाय को छानते हैं उसी तरह से लिक्विड मेटल को छानना, उसमें से जो भी मैल हो कचरा हो उसको दूर करना इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन तीन तरह से हो सकता है, या तो स्ट्रेनर क्लॉथ या स्ट्रेनर मेश लगा के. इसका उपयोग या प्रयोग मैं कहूँगा मन की तसल्ली के लिए होता है, क्योंकि जो भी मेश हम लगाएंगे, भले 20 नंबर का लगाए 18 नंबर का लगाए, वो 1 mm या 1 mm के
आकार के छेद तो उसमें होते ही होते हैं। तो उससे छोटा ऑक्साइड तो आर पार जाने वाला ही है, और उससे बड़ा ऑक्साइड अगर हम क्रूसिबल में छोड़ते हैं या लैडल में छोड़ते हैं, तो हमको खुद में सुधार लाने की ज़रूरत है। तो हर एक अच्छी फाउंड्री ऑक्साइड तो फर्नेस में ही निकालती है, तो जो बचेंगे वो बहुत ही फाइन छोटे हल्के फुल्के ऑक्साइड्स बचेंगे, जो अपने फिल्टर मेश में से, जाली में से आसानी से आर पार जाएंगे। तो ये स्ट्रेनर क्लॉथ जो होता है, ये मन की तसल्ली के लिए होता है, ये असल में फिल्टर का काम करता नहीं है, क्योंकि ब्रास में जो इंक्लूजन्स आते हैं वो बहुत ही पिन पॉइंट जैसे छोटे छोटे हल्के फुल्के इंक्लूजन्स होते हैं। ऐसे इंक्लूजन्स को रोकने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ सिरेमिक फोम फिल्टर्स में होती है, क्योंकि इनका काम करने का तरीका ही अलग होता है। सिरेमिक फोम फिल्टर आप देखोगे तो ये बहुत टेढ़े मेढ़े पर बड़े आकार के छेद वाला एक उपकरण है, जिसमें से लिक्विड मेटल जब आर पार जाता है तो 2-3 बार मुड़ के जाता है, और हर एक मोड़ पर उसको एक रिज मिलती है, एक मोटी परत मिलती है फिल्टर की। तो उस मोटी परत पे जिस वक्त मेटल का फ्लो अपनी दिशा बदलेगा, तो उसके अंदर घुले हुए ऑक्साइड उस कॉर्नर पे अटक जाएंगे। ऐसा हर फिल्टर में हर छेद में 2-3 बार होता है, ऊपर से नीचे जाते जाते। इस कारण से ये फिल्टर काम करता है, क्योंकि जहां जहां दिशा में परिवर्तन होता है वहां वहां ऑक्साइड्स दीवार को चिपक जाते हैं। पर फिल्ट्रेशन ये मोल्ड के अंदर होने वाले स्पॉन्टेनियस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन को रोक नहीं पाता। उसके लिए आपको चाहिए रेसिडुअल फास्फोरस, रेसिडुअल मैग्नीशियम, रेसिडुअल लिथियम या फिर रेसिडुअल एल्यूमिनियम। फास्फोरस, मैग्नीशियम और लिथियम ये तीनों की मात्रा 0.1% से भी कम रही तो भी ये काम करते हैं। पर एल्यूमिनियम की मात्रा आपको 0.1 से लेके 0.3 तक रखनी चाहिए। अगर 0.35 से ऊपर एल्यूमिनियम आपने रखा, तो आपके ब्रास कास्टिंग में श्रिंकेज आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे सस्ता धातु है, सबसे सस्ता डीऑक्सीडेंट है, इसलिए बहुत पॉपुलर है। पर एल्यूमिनियम का एक दूसरा डिसएडवांटेज है कि ब्रास में जो नेचुरल गोल्डन चमक रहती है, 0.15% या 0.2% एल्यूमिनियम आने पर भी वो ब्रास हल्का सफेद दिखने लगता है। उसकी नेचुरल गोल्डन ग्लो विलुप्त होती है और थोड़ी सफेदी आ जाती है। इट लुक्स व्हाइटिश। But however, all the faucets and other sanitary fittings are being chrome plated later on. So color of buff casting doesn't matter really. So that's the end of metal treatment, and these were the tips and tricks for producing defect-free brass casting. I request the participants to ask questions. Any questions from the participants? Yeah, sir. Good evening. My name is Samir Kapoor. Any? Yes, sir. Welcome. Yeah, I wish to know you have guided us to use some inert gases and some Yes, sir. fluxes. So, but we aren't clear about Yes. where to source them from and what should be the percentage. Like you have given some chemicals to be used as fluxes. Correct. But if you could guide us from where we can. There are many flux manufacturers. You are located in which area, sir? Punjab? Mohali. Mohali. Okay. Then in your area, you have some local parties, or from North India, there is one company called Saru Ico, based in Meerut. We do have couple of manufacturers in this area, but they do not tell us the breakup. They have branded their own name of the fluxes, and we do not know what is the composition. You can ask them, and असल में सच कहा जाए तो आपको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से क्या होगा? सर उसमें ऐसा है ना, वो बताते नहीं है कॉम्पोजिशन, वो ठीक है बताते सर, नहीं है कॉम्पोजिशन, उन्होंने आपको अपना अगर कुछ नाम रिजल्ट रखा मिलता है, आपको अगर रिजल्ट मिलता है
सर रिजल्ट आपका बहुत अच्छा नहीं मेटल मिलता, हमने होता बहुत है। सारे यूज किए हैं। हमें अच्छा सर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, कॉस्ट बहुत हाई थी और कोई हमारे को ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला। इनफैक्ट कई बार तो अच्छा। हमें ग्रेन एक रिफाइनर से बहुत नुकसान भी हुआ, बहुत क्वालिटी खराब हो गई। मैं मोटा मोटी आपको तो थंब रूल के हिसाब से बताता हूँ। जो भी जी क्लीनिंग और साफ सफाई के जो फ्लक्सेस है और लिक्विड स्लैग के फ्लक्सेस है, जी। ये आपको 25 से 30 रुपए किलो मिलेंगे। ओके 40 रुपए किलो मतलब बहुत महंगा चीज है तो 40 रुपए किलो मिलेगा। और इसका ओके डोसेज रहेगा आपको 1 to 1.5% ऑफ योर मेटल क्वांटिटी। ओके मतलब 100 किलो मेटल के लिए आपको 1 से 1.5 किलो फ्लक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके और फोर्सिको के फ्लक्स तो ब्रांडेड रेटेड है, हालांकि थोड़े महंगे मिल सकते हैं, 40 रुपए तक जा सकते हैं, पर काम जी करते हैं। और तुलना में लोकल पार्टी को भी अगर आप समझाओगे, भाई साहब जी ऐसे ऐसे कंसल्टेंट हमने सुना, उन्होंने ये बताया, तो ये तो कोई आसमान से आप तोड़ के नहीं दे रहे हमको। बिल्कुल ठीक है जी। तो हाँ, चूना पत्थर में थोड़ी कांच मिलाओ और थोड़ा जी फ्लोराइड डाल दो, सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, तो बन जाता है। जी जी हाँ, तो ये दो चार शब्द अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उनको भी समझ में आता है जी कि बंदे ने कुछ सीखा है, और फिर बिल्कुल वो आप पंगा नहीं लेंगे। ठीक है रही सर, बात बिल्कुल। सर कुछ और एक रही आपने, बात सिर्फ सॉरी, ब्रास में आपको जो भी करना है, आप ब्रास में ही डील जी करते हैं या और अलॉयज भी है? ब्रास में डील करते हैं सर, सैनिटरी फिटिंग। हाँ ठीक है, तो आपको लोगास टैबलेट या चूना पत्थर और एल्यूमिनियम के जी टुकड़े, इसके अलावा और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कोई एल्यूमिनियम कवरिंग भी फ्लक्स नहीं इस्तेमाल यूज करें करोगे, सर हम? कवरिंग फ्लक्स अगर लगाओगे तो बेहतर है, अच्छा है, आपका मेल्टिंग लॉस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, और दूसरा भी एक फ्लक्स आप ट्राई कर सकते हो, नमक पोटैश। ओके जो एल्यूमिनियम के लिए पॉपुलर कवर फ्लक्स है वो ब्रास में भी चलता है, पर वो गन मेटल्स या ओके ज़्यादा टेम्परेचर वाले एलॉयज में नहीं चलता। पर जहाँ तक आप ब्रास का ओके सवाल है, 60-40 ब्रास का, तो जी 70% सोडियम क्लोराइड खाने का नमक और 30% ओके पोटेशियम क्लोराइड KCl। ओके उसके साथ साथ ये एक बना के रखो, समझो 10 किलो ये लिया आपने, तो उसमें 1 किलो पिसा हुआ चूना पत्थर जी और 1 किलो पीसी हुई ग्लास, अच्छा जी ये डालो, आपका जी होममेड फ्लक्स तैयार हो गया। ओके ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आएगा इसको, तो समझो 6 रुपए किलो। ओके वेरी हाँ, चीप। वेरी चीप। थैंक यू थैंक यू। और डीऑक्सीडेशन और ग्रेन रिफाइनमेंट के लिए प्योर एल्यूमिनियम, मतलब जी शीट कटिंग या फिर वायर केबल के टुकड़े, इनका इस्तेमाल करो। सर जो हम स्क्रैप यूज करते हैं उसमें ऑलरेडी कुछ एल्युमिनियम होगा, हमने उसे तो डिसरिगार्ड करके कितना ना ऐड ना, करें? और फिर फाइनल केमिस्ट्री में आपको 0.3 से कम एल्यूमिनियम रखना है, 0.1 ओके के ऊपर और 0.3% के नीचे, बिटवीन 0.1 ओके एंड 0.3 के बीच में आपको खेलना है। ओके राइट सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। There are question in chat box. Which type of parameters should we consider in our each treatment? So history of data useful in future defect. Data capturing and preparing a history book is always beneficial for any casting of any metal. So you start capturing data whatever you can. Time, temperature, treatment. These are the three T's, three pillars of your good casting. तो हर एक कास्टिंग का आपके पास टाइम होना चाहिए, कितना टाइम लगा मेल्टिंग को, कितना टाइम लगा पोरिंग को, कितना टाइम लगा सॉलिडिफिकेशन को, कितना टाइम होल्डिंग हुआ मेटल का, साइकिल टाइम क्या है, हर एक चीज का टाइम, हर एक चीज का टेम्परेचर, मेटल का टेम्परेचर क्या है, एम्बियंट टेम्परेचर क्या है, एम्बियंट ह्यूमिडिटी कितनी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मोल्ड का टेम्परेचर क्या है, कास्टिंग नॉकआउट होता है या इजेक्ट होता है उस वक्त टेम्परेचर क्या है, और जब फिटलिंग शॉप में जाता है तब तो टेम्परेचर क्या है। और ट्रीटमेंट, हमने कौन सा मसाला डाला, कौन सा फ्लक्स डाला और कैसे कैसे किया। तो ये सब का आपको हर एक कंपोनेंट का, हर एक कास्टिंग का रिकॉर्ड रखना है, जब तक आपका रिजेक्शन रेट
2-2.5% के नीचे नहीं आता। एक बार आपका वो रिजेक्शन रेट कंट्रोल में आ गया, लेस देन 2-3% आ गया, तो फिर आप बैच टू बैच मॉनिटर कर सकते हो। ये बैच का ये हमारा एक 2-3 कास्टिंग का एक जनरल पैरामीटर हमने नोट करके रखा। तो अगर आप हर एक कास्टिंग का इंडिविजुअल मैपिंग करते हो तो आप एक्सपोर्ट वर्दी बहुत अच्छी तरह से बन जाते हो और आपकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, ट्रेसेबिलिटी बढ़ जाती है। परसों के लेक्चर में किसी साहब ने क्वेश्चन पूछा था फील्ड फेल्यूर का कि 2-3 साल बाद हमारा फॉसेट ये थ्रेडिंग में से टूट जाता है, तो ऐसे मामले में ये पीस टू पीस हिस्ट्री ट्रैकिंग ये बहुत जरूरी बन जाता है। So I hope I have answered that question. Next question is for ingot of gunmetal for any testing method to measure inclusion present in the ingot. Fracture, हाइड्रोलिक प्रेस से या किसी भी स्लेज हैमर से आपको हर एक इनगॉट को एक नॉच तो होती ही होती है। उस नॉच इंक्लूजन है तो आपको काले काले दाने मिलेंगे, ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देंगे। अगर इंक्लूजन नहीं है तो पूरा फ्रैक्चर आपको एक जैसा लाल, शाइनिंग लाल दिखेगा। हर एक क्रिस्टल आपको शाइनिंग लाल दिखेंगे। हाँ, श्रिंकेज पोरोसिटी या गैस पोरोसिटी हो सकती है जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, छेद मिलेंगे। पर अगर काले डॉट मिले तो वो ऑक्साइड इंक्लूजन है। What should be maximum temperature for bronze, especially for CT1 and CBR? It depends on wall thickness of your casting, sir, and run of the casting. But as a thumb rule, I can see for CT1, your maximum temperature can go as high as to 1200 degrees Celsius in case of very thin casting. But anything around 1080 is good enough. Is there any other question? Any more questions? Yes. Yes, please. I have one question. Yes, sir. Yes, I was waiting for you. Thank you. Thank you, sir. Sorry, I could not attend earlier. I missed a lot. Anyhow, if we decrease the- before you ask a question, I will just like to inform everybody that all these three sessions on non-ferrous will be put on YouTube on Dynamic Foundry Group. You search for Dynamic Foundry Group YouTube channel. Already melting has Very been uploaded, and today at 7:30 this last session was uploaded. This session will be uploaded next Wednesday. So who will miss it, Thank you you. can Thank see you. that, That will be and you nice. can also share with your employees. Right, right. Definitely, I will do that. Thank you. Today, I was not able to attend the meeting. One question is, if we decrease the copper content, if it is less than 58, whether it will affect any quality of the brass? Yes, indeed. The moment your zinc exceeds 44% or touches 44%, it goes to beta phase. Okay. And beta phase is a very unstable phase, a very brittle phase. It doesn't have any strength at all. Very hard and brittle phase. आपका कास्टिंग कांच जैसा बन जाएगा। कोई भी फटका लग के हल्का सा धक्का भी लग गया तो टूट जाएगा। तो किसी भी हालत में आपको 42 क्रॉस करना नहीं है। ओके। हाँ। बट अगर मैं इसको आपको गलती से आपको स्क्रैप मिल गया कोई जिसमें 56 भी लगता है। हाँ, 56 इज द अपर मोस्ट लिमिट, मतलब थियोरेटिकल लिमिट। तो 2% आपने हाथ में बचा के रखो, 58 के ऊपर कॉपर मत लो, 58 के नीचे मत जाने दो। नहीं, अगर 56 रखता हूं तब भी जिंक जो है 40 क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि 2-2.5% लेड आ जाता है उसमें, बाकी इंप्योरिटीज आ जाती हैं। आ जाती है, सही बात है, पर यू आर गोइंग टू द डेंजर जोन नाउ।
ओके बीटा फेज भी नहीं हुआ तो भी 40 के ऊपर जितना भी जाएगा, और हल्का फुल्का एल्यूमिनियम होता ही है, 1% एल्यूमिनियम इक्वल टू 4% जिंक। अदरवाइज एल्यूमिनियम करते हैं ना हम, कई बार 1% एल्यूमिनियम 4% जिंक के बराबर अगर है। कॉस्टिंग की बात करते हैं, कास्टिंग की बात करते हैं तो वो, जब हाँ जी, कॉस्टिंग की जब बात करते हैं हाँ ब्रास फ्लायर से ना, हाँ समटाइम्स दे ऑफर के अगर ये 57 वाला 56 वाला कॉपर है, कॉपर कंटेंट है, ओके, तो इसके रेट में काफी फर्क मिलता है। अच्छा, पर फिर ये जांच के लो कि 42 के ऊपर जिंक नहीं है ना। हाँ 40 के ऊपर नहीं जाता वो, हाँ, रीजन बिंग के जब उसको 42 is the upper limit for zinc. Don't go ओके only by ओके copper. राइट Concentrate more on zinc. And 44 is the upper limit for zinc plus aluminium. And 1% ओके aluminium equals to 4% zinc. That you remember. राइट तो एल्यूमिनियम को 4 से मल्टीप्लाई करो और वो जिंक में ऐड करो, जो आंकड़ा आएगा वो 44 क्रॉस करना नहीं चाहिए। हमारा एक ये भी 42 केस क्रॉस रहा है करना नहीं कि चाहिए। ओके हम कोई इंडस्ट्रियल स्क्रैप यूज कर रहे हैं जिसमें कॉपर कंटेंट जो 57 के करीब है, लेकिन वही जो इलेक्ट्रिकल फर्नेस में यूज करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, इंडक्शन में यूज करते हैं फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अच्छा, चर्निंग की वजह से, उसका चर्निंग, ड्यू टू चर्निंग ओनली, ड्यू टू चर्निंग ओनली जो आपका मेटल है वो होमोजीनियस बन जाता है। दूसरी बात यह है कि चर्निंग ओके की वजह से आपका मेल्टिंग लॉस या जिंक फ्लेयरिंग थोड़ा बढ़ जाता है। तो हाँ नेचुरली जिंक जो अपर लिमिट पे गया है वो 1% 2% ज्यादा जल गया जल तो वो गया बीटा फेज से हटके अल्फा फेज में आ जाता है। तो राइट राइट मेल्टिंग लॉस जो है, जिंक का जो ऑक्सीडेशन है वो आपको हेल्प करता है, जो इंडक्शन फर्नेस में ज्यादा होता है क्योंकि चर्निंग होता है। ओके। और ये जो आप कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं यूज करने के लिए, हाँ हाँ, इसको पाउडर फॉर्म में डालें या इसको जो इसको पाउडर जैसे फॉर्म में डालो तो प्लस में डालो ओरिजिनल शुरुआत में, और डीगैसिंग के लिए डालना है तो उसकी टिकी आती है, कॉम्प्रेस नहीं, टैबलेट आती है, लो गैस डीगैसिंग के लिए, डीगैसिंग के लिए जब यूज करना है, डीगैसिंग के लिए जब यूज करना है तो लो गैस टैबलेट इज नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट। ओके हाँ, नहीं वो जब नाम लग जाता है ना टैबलेट का, लो गैस का, जैसे आप कॉस्ट बता रहे हैं, 10 गुना हो जाता है। चूना पत्थर दबाओ, चूना पत्थर पहले गर्म करके लो भट्टी के बाजू में रख के, उसमें मॉइस्चर नहीं होना अच्छा चाहिए तो फटाका फूटेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं उसको जैसे वो सादा चूना पत्थर, आप हम जिसको क्या कहते हैं ना, शाहबाद फर्शी, वो मैं समझ गया, उसको साबुत पीस ही डालना चाहिए साबुत पीस या का, पाउडर बना के डालें? ना 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 ना, पाउडर साबुत ही बना के पाउडर बना के आप नीचे तक कैसे दबा पाओगे? आपके पास प्लंजर है तो बात अलग है। जाएगा नहीं सही, हाँ ठीक है, हाँ, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड पीस ही जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो डिकम्पोज थैंक यू होता है सर, वो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। शुड वी क्लोज द मीटिंग नाउ संदीप सर? What is एक मिनट क्वेश्चन आ गया देशपांडे सर का, व्हाट इज रीजन फॉर मेटल पेनिट्रेशन इन केस ऑफ गन मेटल फॉर इम्पेलर कास्टिंग initial core at heavy casting section area? It's combustion of resin, early combustion of resin, point number 1. And point number 2, we are talking of lead. Lead smearing. अब अपना रेजिन जल के पार्टिकल्स अलग हो गए हैं, शायद उसमें क्रैक्स भी डेवलप हो गए हैं एक्सपांशन की वजह से, और वहां पे along with your mother गन मेटल उस छोटे से छेद में इतना लंबा जा नहीं पाता, पर एक छोटा हल्का फुल्का वो एंट्री तो कर लेता है। आफ्टर दैट द इंटरमेटालिक इंटरस्टिशियल सॉलिड लेड remains in liquid for a very long time. 273 is its, I think, freezing point, and gunmetal solidifies at as high as 850 or 860. So in between those 600 degrees, that temperature drop, lead is in liquid condition, and it dislocates from its matrix and it penetrates, it smears out.
and that smeared out lead penetrates into the mold, and in fact you find such kind of penetration. Am I clear, Deshpande sir? Yeah. Okay, thank you. Yes, you're most welcome. गुड इवनिंग सर। Good सर evening. मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि सर आज के सेमिनार में आपने डिस्कस किया कि और बताया भी, जैसे कोर में कोई भी हमारी आइटम है हाँ और उसमें क्रैक आ रहे हैं, तो अगर उसको होलो बनाना चाहिए। हमारे पास हाँ सर एक आइटम है ऐसी, मैं इसकी पिक्चर शेयर करता हूँ, उसमें लिमिटेशन है कि हम उसको होलो कर नहीं सकते जो अच्छा उसका डिजाइन है। तो अच्छा उसमें सर क्रैक्स आते हैं और काफी मेजर क्रैक्स हैं, उसकी वजह से ना रिजेक्शन बहुत ज्यादा हमारी बढ़ रही है। मैं आपको सर पिक्चर एक शेयर करता हूँ उसकी। अच्छा और कोड आया सर उसका है 50 mm। ओके बाम सर, चैट बॉक्स में और 2 क्वेश्चंस है। वन क्वेश्चन इज गाइडलाइन फॉर नॉकआउट टाइम। It depends. It varies from job to job. You have to see to it that if you are talking of brass, then 100 degree below the solidus. वो टेम्परेचर आपके कास्टिंग का कब आता है वो हर एक कास्टिंग पे सेक्शन पे निर्भर रहेगा। तो टेम्परेचर पे ध्यान दो, 100 डिग्री कम आ गया तो नॉकआउट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। There is one more question. Any flux to remove metallic impurities like nickel or steel? नो 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 नो, एक बार घुला हुआ मेटल हम बाहर नहीं निकाल पाते। हेलो। हाँ बाम हाँ सर, जी you हाँ जी, can सॉरी सर, पहले स्क्रीन शेयर हो गई थी। ये है पिक्चर सर उसकी। हाँ ठीक है। what if इसमें 5 minutes क्या remaining? दिक्कत है आपको हॉलो करने में? ओके संदीप, आई गॉट योर मैसेज। दुग्गल साहब फटाफट बोलिए, 5 मिनट बचे हैं। बस सर इसमें क्या है आईडी बताया, तो इसमें हॉलो क्यों नहीं कर पाते आप? सर, जो हमारी मशीन डिजाइन है उस और इसके जो मैं पिक्चर यहाँ पे सर मेरे पास इसकी कोर की नहीं है। ओके ये जो उसका बॉटम है सर, वो इट्स अबाउट 15 mm, और ये जो अपर साइड है सर, ये जो आपको यहाँ स्क्रीन पे शेयर हो रही है, ये 50 mm है। तो तो इस फीडिंग side जो है सर इसकी बैक साइड से है। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे जो प्रिंट आएगा आपका बाहर 50 mm का, हाँ जी वो सॉलिड प्रिंट है आज की तारीख में। हाँ जी। वो ड्रिल मशीन से छेद करो ना, उसमें 20 mm का कोर ड्रिल में सर लगाओ ड्रिल में और छेद करो, हॉलो बनाओ, उतना सेक्शन, उतना काफी रहेगा आपको। सर कोर में करें उसके बाद? कोर में ही छेद करना है आपको प्रिंट में। नहीं सर, जब जैसे कोर बन जाता है तो अब कोई कोर और तो सॉलिड बन सोल्यूशन चुका हमारे ना पास? आपका। हाँ जी। हाँ तो ड्रिल मशीन से सर उसमें हम ड्रिल करें तो इसके सर कॉस्ट भी बढ़ती है कोर की, क्योंकि ये पहले भी ये कोर जो सॉलिड है काफी, हमारा मटेरियल तो वहां भी वेस्ट हो गया, कोर काफी वेस्ट हो गया। तो कोर उसके बॉक्स में बाद पिन ड्रिलिंग नहीं करके डाल सकता, ऐसा आप बोल रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो कोर हॉलो करना है। कोर हॉलो करने के लिए सबसे आसान तरीका ये पे है, बना रहे हो ना, पिन लगाओ और कोर हॉलो बनाओ। सर IMR पे IMR पे बना रहे हो, उसमें आप लोहे का कोर भी पहले ही रख सकते हैं फॉलो करने के लिए, सर हाँ, वही बॉटम तो। से क्योंकि नीचे। टॉप फीडिंग है ना जी उसमें। हाँ जी, टॉप फीडिंग है सर उसमें। आप इस तरीके से रख लो, उसमें कोर भी आ जाए, लोहे का ही कोर आ जाए। लोहे का कोर आ गया तो चिलिंग इफेक्ट मिल जाएगा, सॉलिडिफिकेशन तुरंत हो जाएगा, मेटल को स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्रैक नहीं आएगा। ओके चलिए, थैंक यू सर। स्ट्रेट पिन है तो लोहे का लगना, टेढ़ा है तो सैंड का लगाओ और हॉलो करो प्रिंट। ठीक है सर। ओके जी, Okay, sir. Thank you very much, everybody. We are जो कोर शूटर आ रहे हैं ना अभी, छोटे वाले सेंट्री वाले काफी यूज करते हैं, हाँ जी, वो टॉप फिलिंग है उसकी। ओके ओके ओके। टॉप फिलिंग होने की वजह से वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं बनता।
नीचे बॉटम से फीटिंग हो फिर तो लगाओ। हो जाते हैं। है जी? नीचे की बेस प्लेट पे आप इजेक्टेबल पिन लगा सकते हो ना हॉलो बनाने के लिए। हाँ, इजेक्टर है उसमें, वो लग सकते हैं। वो इजेक्टर में ही कोर, लोहे का कोर लग हाँ जाता बिल्कुल। है। वही तरीका है जी इसका करने का। हाँ Okay, sir. Thank you very much. बहुत बहुत Bam sir, thank धन्यवाद। you. थैंक All, यू। all the participants, thank you very much for attending this webinar. So, Okay, good night, everybody. We finish up with here. गुड नाइट जी। सो Thank नाइस you. ऑफ यू। Thank you. गुड नाइट। बाय। Bye. Thank you.